गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मर्चेंट बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज की यूनिट 2। इससे पहले हम एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि फिनेंशियल सर्विसेज होती क्या हैं और फिनेंशियल सर्विसेज के फीचर्स क्या हैं। फिनेंशियल सर्विसेज में हमने डिस्कस किया था जितना भी हमें फिनेंस प्रोवाइड किया जाता है, फिनेंस सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में ही नहीं, उसके साथ साथ उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे हम आगे फर्दर इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब टॉपिक हमारे कवर होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में। यूनिट 1 पे फोकस किया गया था मर्चेंट बैंकिंग पे कि मर्चेंट बैंकिंग क्या होती है, मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं, इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, इसकी गाइडलाइंस क्या है, इसका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ये सब हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया था। अब ये जो यूनिट 2 आपकी चल रही है, इसमें हमने फोकस किया है फाइनेंशियल सर्विसेज पे कि फिनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप्स और काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो एक तरह की नहीं, बहुत सारे टाइप्स इसके दिए गए हैं। यहाँ पर टेबल में आपको बताया गया है जो मेन आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ फंड बेस्ड सर्विसेज एंड सेकेंड इज़ फ़ी बेस्ड सर्विसेज। फंड बेस्ड सर्विसेज क्या होती हैं, आज हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। फ़ी बेस्ड हम नेक्स्ट पीपीटी में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो 2 तरह की हैं, बट हमारे इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज को 4 पार्ट्स में भी कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 इज़ कैपिटल मार्केट सर्विसेज। अब आपको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो लॉन्ग टर्म फंड्स तो सबने सुना है। जो भी सर्विसेज आपको लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड करती है उसको वो किस मार्केट में आती है, कैपिटल मार्केट सर्विस। नंबर 2 इज़ मनी मार्केट सर्विसेज। मनी मार्केट आपको पता है दैट इज़ शॉर्ट टर्म फंड्स। जो शॉर्ट टर्म फंड्स आपको प्रोवाइड करते हैं वो कौन से मार्केट सर्विसेज होते हैं, मनी मार्केट सर्विसेज। एंड नंबर 3 इज़ रिटेल मार्केट सर्विसेज। ये वो सर्विसेज हैं जो एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाती है फॉर सेल्फ कंजप्शन, फॉर डायरेक्ट कंजप्शन। उसने सर्विसेज ली अपने यूटिलाइजेशन के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, रिटेल मार्केट सर्विसेज। नेक्स्ट इज़ होलसेल मार्केट सर्विसेज। होलसेल मार्केट सर्विसेज जो हैं वो आप एक कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करते हो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आगे फर्दर किसको, रिटेलर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, रिटेल सर्विसेज में कन्वर्ट की जाती हैं। तो ये मेन 4 तरह की सर्विसेज हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, रिटेल मार्केट एंड होलसेल मार्केट। पर हमने जो यहाँ पर मेन फोकस करना है वो 2 सर्विसेज पे करना है। वो 2 सर्विसेज क्या है, फंड बेस्ड एंड फ़ी बेस्ड। अब यहाँ पर फंड बेस्ड सर्विसेज हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। फंड बेस्ड सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो आपको वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं बाय अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड रियल एस्टेट। आपको पता है एक बिज़नेस को रन करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो एक फाइनेंसिंग मेथड है जो हम बेसिकली किससे ड्राइव करते हैं, एसेट से ड्राइव करते हैं। अब आपको पता है 2 तरह से आप फंड्स रेज कर सकते हो, एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे। पर यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो किसके ऊपर किया गया है, एसेट्स के ऊपर किया गया है। फीचर्स क्या हैं इसके, फीचर्स ये हैं कि इससे आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हो, फाइनेंस को एक्सपेंड कर सकते हो। अब आपको पता है कि अगर आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है तो आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट पे फर्स्ट पॉइंट से रिलेट करते हुए बता दिया गया कि जनरेट न्यू बिजनेस। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या डाइवर्सिफाई करना है तो आपको मेन क्या चाहिए, फंड्स चाहिए। वो फंड्स आपको कलेक्ट करने में, अवेलेबल करने में कौन हेल्प करता है, फंड बेस्ड सर्विसेज। नेक्स्ट इज़ परमिट करता है बोरोवर को टू टेक advantage of purchase discount because cash is received immediately upon sales, permitting prompt payment to suppliers and thereby by earning the company a good enough reputation to reduce the cost of purchase। अभी आप आगे पढ़ोगे कि किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो फंड बेस्ड में प्रोवाइड की गई हैं जिससे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक एग्जांपल देकर आपको बता रही हूँ कि हमने एक फैक्टर को अपॉइंट किया। फैक्टर कौन है, एक इंटरमीडिएटर है जो क्लाइंट और परचेज़र
परचेज़र और सेलर के बीच में काम कर रहा है। जो सेलर है उसने अपना सामान बेच दिया उसने किसके ऊपर, क्रेडिट के ऊपर। अब जब उसके पास फंड्स नहीं है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, तो क्या वो अपना बिजनेस रन कर पाएगा? नहीं रन कर पाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर क्या करता है, वो इंटरमीडिएटर का काम करता है। वो कहता है कि मैं परचेज़र से पैसे बाद में इकट्ठे करता रहूँगा और 80 to 90% पेमेंट वो एडवांस में किसको दे देता है? सेलर को दे देता है। अब सेलर का सामान भी बिक गया और जो क्रेडिट पे उसने बेचा था उसका 80 to 90% उसको एडवांस में भी मिल गया। दिया किसने? फैक्टर ने दिया। तो यहाँ पर सेलर के पास पैसा भी आ गया जिससे वो आगे फर्दर अपने बिजनेस को रन भी कर सकता है, जिससे उसके बिजनेस को रन करने में कोई भी हेल्प नहीं आई। पर यहाँ पर ये जो फैक्टर ने आपको सर्विस प्रोवाइड की है उसको हम क्या बोलेंगे? फंड बेस्ड सर्विस। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पर वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन सी फंड बेस्ड सर्विसेज हैं जो आपको प्रोवाइड की जाती हैं जिससे एक बिज़नेस को हेल्प में मिलती है। जिसमें नंबर 1 है लीजिंग। आपने पहले पढ़ा हुआ है लीजिंग क्या होता है। लीजिंग क्या है कि एक बिज़नेस है जो नया एसेट नहीं परचेज कर पा रहा है, उसके पास इतना कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पर 2 पार्टीज़ होती हैं जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक के पास एसेट है और एक के पास एसेट नहीं है, तो दूसरी पार्टी जो है वो क्या करती है, फर्स्ट पार्टी से एसेट ले लेती है कुछ टाइम के लिए और उसके बदले में उसको रेंट पे करती रहती है। रेंट पे करने का एक स्पेसिफाइड टाइम सेलेक्ट कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है कि कितने टाइम में आपने इसका रेंट पे करना है, इंस्टॉलमेंट्स में करना है, लमसम करना है, वो दोनों पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अ कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट वेयर बाय अ पार्टी ओइंग एन एसेट provides the asset for use to another over a certain time for consideration in the form of periodic payments. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं की और आप अपने प्लांट और इक्विपमेंट की सर्विसेज भी अवेल कर पा रहे हैं। ऐसा किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? लीजिंग की वजह से। अब लीजिंग में पार्टीज़, लीजिंग में कितनी पार्टीज़ होती हैं? 2 तरह की पार्टीज़ होती हैं, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। लेसर कौन है? ऑनर। और लेसी कौन है? जिसने वो सर्विसेज रिसीव करी हैं। फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ये हैं कि दोनों पार्टीज़ का कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। नंबर 2, यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप नहीं होगा। नंबर 3, स्पेसिफाइड पर्पस और पीरियड डिटरमाइन किया जाएगा। नेक्स्ट, आपको लीज रेंटल्स पे करने होंगे। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करेंगे कॉम्पिटेंट, सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करेंगे डू नॉट ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, नंबर 3 में अंडरलाइन करेंगे स्पेसिफाइड पर्पस एंड पीरियड, एंड नंबर 4 लीज रेंटल्स आर पेबल। एडवांटेजेस क्या हैं? दोनों तरह की पार्टीज़ हैं, दोनों तरह की पार्टीज़ को अलग अलग तरह से एडवांटेजेस होते हैं। अभी हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं लेसर, जो ऑनर है। ऑनर को क्या बेनिफिट्स होते हैं? नंबर 1, फुल सिक्योरिटी मिलती है, टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, हाई प्रॉफिटेबिलिटी होता है, नेक्स्ट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, एंड लास्ट इज हाई ग्रोथ पोटेंशियल। लेसी को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कि फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, लेस कॉस्टली, टैक्स बेनिफिट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रक्चरिंग ऑफ रेंटल्स, सिंप्लिसिटी, सिंपल है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट सर्विस कौन सी जिसमें आपने पढ़ी? लीजिंग, जिसके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। फिर सेकंड आता है हायर परचेज। हायर परचेज भी आपने पढ़ा हुआ है, जो थोड़ा थोड़ा लीजिंग की तरह ही है। लीजिंग में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप नहीं है, पर यहाँ पर जिस दिन आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देते हो, लास्ट पेमेंट होती है, वहाँ पर आपको ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। हायर परचेज मीन्स अ ट्रांजेक्शन वेयर गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड ऑन द टर्म्स। कुछ टर्म्स होती है, जैसे कि नंबर 1, पेमेंट किस में की जाएगी? इंस्टॉलमेंट में। पोजेशन, जब तक पेमेंट पूरी नहीं होती पोजेशन किसके पास रहेगा? सेलर के पास। जैसे ही इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं, पेमेंट ख़त्म हो जाती है, तो किसके पास पोजेशन आ जाएगा? बायर के पास। प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी? वेंडर के पास, जब तक लास्ट पेमेंट आप नहीं कर देते हो। द सेलर कैन रीपोजेस द गुड्स इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट। जो सेलर है वो कभी भी अपना गुड्स वापस ले लेता है अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हैं। ईच इंस्टॉलमेंट इज़ ट्रीटेड एज हायर चार्जेस टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब जैसे हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो उसमें ऐड ऑन किए जाते हैं।
लीजिंग में पढ़ा था पार्टीज़ कितनी होती हैं, अब यहाँ पर हम हायर परचेज में पढ़ रहे हैं कितनी पार्टीज़ होती हैं, दो तरह की पार्टीज़, एक है हायर परचेज़र और दूसरा है हायर वेंडर। परचेज़र कौन है, कस्टमर, और वेंडर कौन है, सेलर। फीचर्स क्या हैं इसके, फीचर्स हायर परचेज के फीचर्स हैं जिसमें मैं अंडरलाइन कराऊंगी। नंबर 1 ट्रांसफ़र, यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है। नंबर 2 एग्री टू मेक पेमेंट, यहाँ पर जो बायर है वो एग्रीमेंट करता है कि मैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करूँगा और कितने टाइम में करूँगा। नेक्स्ट ऑनरशिप ऑफ द गुड्स जो है वो किसके पास रहेगी, सेलर के पास, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हो। हायर परचेज जर्नली मेक्स डाउन पेमेंट ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पर प्रॉपर साइन किए जाते हैं। If the purchase of the goods default even the last installment, the hire seller has the right to take goods back without making any compensation other buyer of goods। यहाँ पर अगर आप इंस्टॉलमेंट को पे करने में कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सेलर के पास ये राइट है कि वो अपने सामान को वापस लेकर जा सकते हैं विदाउट एनी कंपनसेशन। अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया हायर परचेज, जिसमें दो तरह की पार्टीज़ थी, हायर परचेज़र और हायर वेंडर। अब तीसरी सर्विस की हम बात कर रहे हैं फैक्टरिंग, जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देकर भी क्लियर किया है कि फैक्टरिंग क्या होता है। फैक्टरिंग में तीन पार्टीज़ होती हैं, फैक्टर जो मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया, जिसको यहाँ पर मैं डिनोट करती हूँ इंटरमीडिएटर। नंबर 2 क्लाइंट जो सेलर है, एंड नंबर 3 इज़ कस्टमर जो बायर है। फीचर्स क्या हैं इसके, जो फैक्टरिंग है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, बिजनेस फर्म के बीच में, दैट मीन्स क्लाइंट के बीच में और फैक्टर के बीच में। फैक्टर कौन है, इंटरमीडिएटर। फैक्टरिंग जो है वो एडवांस पेमेंट कर देता है, कितना 80 to 90% जितने भी इनवॉइसेस उसको मिले हैं। नेक्स्ट स्मूथन्स योर कैश फ्लो, हमारे बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन पूरा करता है, फैक्टरिंग। एडवांटेजेस क्या हैं, 80 to 90% पैसा जो है वो आपको कैश में मिल गया। नेक्स्ट आप अपने प्रोडक्शन साइकिल को एसिलरेट कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, आप अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकते हो। क्लियर हुआ। अभी तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए फंड बेस्ड में। नंबर 1 इज़ लीजिंग, नंबर 2 इज़ हायर परचेज, एंड नंबर 3 इज़ फैक्टरिंग। अब फोर्थ पॉइंट आता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल होता क्या है, वेंचर का मतलब होता है अनसर्टेन, और कैपिटल का मतलब आपको पता ही है। कभी भी जब हमने अपने बिजनेस को, या फिर हम ज़्यादातर वेंचर कैपिटल जो यूज़ करते हैं वो बिजनेसेस होते हैं जो न्यूली एंटरप्राइज होते हैं, जो अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं। तो जो अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं वहाँ पर रिवॉर्ड भी हो सकता है और रिस्क भी हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल। बट अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे तो फर्दर जो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको भी गेन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी हेल्प हमें किसने प्रोवाइड की है, फंड बेस्ड सर्विसेज ने, कि आपको इस तरह के फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना नया बिजनेस या नए प्रोडक्ट्स जो भी आप बनाना चाहते हैं उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट आपको दिया जाता है। ज़्यादातर ये जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं या मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में या फर्दर एक्सपेंड करने के लिए जो कैपिटल उनको चाहिए उनकी नीड्स भी पूरी की जाती हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो एक बिजनेस पार्टनर की तरह डील करता है, जहाँ पर दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं, रिस्क भी हो सकता है और रिवॉर्ड भी हो सकता है। रिस्क है तो भी उसका, अगर रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं तो वो भी उसके भी बेनिफिट्स उनको दिए जाएंगे। जो न्यू ब्रीड का मतलब क्या है, जो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं उनको भी एनकरेजमेंट मिलती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी मिलती है, और फ्यूचर ग्रोथ, जब आपके पास वेल्थ भी है और एक्सपर्टाइज नॉलेज भी है, यहाँ पर आपको स्किल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप इन फंड्स को फर्दर अपने बिजनेस में किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सब नॉलेज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट जिसमें हमने डिस्कस किया वेंचर कैपिटल क्या होता है, और वेंचर कैपिटल आपको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज़ हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, आप नया घर लेना चाहते हो, नया फ्लैट लेना चाहते हो, आप कोई प्लॉट एक्वायर करना चाहते हो, आप नया घर बनाना चाहते हो, या फिर अपने हाउस को ही एक्सटेंशन रेनोवेट करना चाह रहे हो, रिपेयर करना चाह रहे हो, कोई भी अपग्रेडेशन करना चाह रहे हो, तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, फंड्स चाहिए, और वो फंड्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं।
जो हमें फंड बेस्ड सर्विसेज में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, सोशल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमी तभी डेवलप होती है जब हमारे इकोनॉमिक एरियाज़ डेवलप होते हैं। हमारे इकोनॉमिक एरियाज़ में रोड ब्रिजेस तो आते ही आते हैं, साथ साथ वहाँ की हाउसिंग फैसिलिटीज़ क्या हैं, किस तरह के हाउसेज हैं, ये भी मैटर करता है। तो हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होती है इससे। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हाउसिंग फाइनेंस, दैट मीन्स हाउसिंग लोन्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। दूसरा, जो रूरल एरियाज़ के लोग अर्बन एरियाज़ की साइड मूव कर रहे हैं, वो भी माइग्रेशन भी प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ मोर हाउसेज रिजल्ट इन बिल्डिंग ऑफ मोर इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी मैंने आपको रिजल्ट किया कि अगर जिस तरह के वहाँ पर एरियाज़ में हाउसेज डेवलप हो रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या वाटर फैसिलिटीज़ ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे मोर हाउसिंग फैसिलिटीज़ टू एम्प्लॉयज़। ये थे हमारे आज का टॉपिक जो था फंड बेस्ड एक्टिविटीज़। फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ में हमने मेन 5 पॉइंट डिस्कस किए। नंबर 1 इज़ लीजिंग, नंबर 2 इज़ हायर परचेज एंड नंबर 3 इज़ वेंचर कैपिटल, नेक्स्ट इज़ हाउसिंग वेंचर कैपिटल, हाउसिंग फाइनेंस एंड फैक्टरिंग। ये 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं फंड बेस्ड सर्विसेज में। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो पीपीटीज़ आपको सेंड की जा रही हैं उस पीपीटी को फॉलो करते हुए आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मर्चेंट बैंकिंग की और बिजनेस एथिक की कोई भी बुक नहीं है, आपको नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। जितना भी टॉपिक आपको पीपीटीज़ के थ्रू आपके पास आता है उसके नोट्स आप साथ साथ बनाते रहें, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।